हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे गुरु जी। गरबा नमस्कार हो रहा गुरु है जी। यहाँ पे। हैं? सूरत प्रणाम में तो गुरु गरबा जी। बहुत जोरों से हो रहा है। अच्छा, गरबा। गुरु जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। गरबा के अंदर वहाँ पे खाना भी रोज का है, वहाँ पे डिनर भी रोज है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज हमारी नवमांशा पे हम क्लास को रैप अप करेंगे। तो नवमांश को के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको आज हम समझेंगे। अभी तक जो हमने नवमांश पे समझा था वो एक तो हमने नवमांश पे क्या क्या समझ लिया है। राशि थे। इसमें हमने अभी तक देखा था इसमें कौन सी इसमें राशि उदित हो रही है नवमांश में। जो भी राशि उदित होती है नवमांश की, वो राशि हमारे जीवन में बहुत पिवटल रोल, मतलब काफी स्ट्रांग रोल पैदा पैदा करती है। जैसे किसी की अगर धन किसी की अगर पहले किसी का अगर दूसरा भाव अगर राइज हो रहा होगा, तो यानी कि वो धन के प्रति वो आदमी बहुत ज्यादा जुझारू होगा और धन पैदा करने की तरफ वो काम करेगा। अगर किसी का पंचम भाव राइज कर रहा होगा नवमांश में, तो उसका ये मतलब है कि वो फिफ्थ हाउस, यानी वहां से एजुकेशन और चिल्ड्रन, इन दोनों के प्रति वो काफी रिस्पॉन्सिव होगा। किसी का सेवंथ हाउस अगर राइज कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो पत्नी और पार्टनरशिप, इन दोनों के प्रति उसका लगाव बहुत ज्यादा होगा, यानी उनके प्रति वो बहुत जुझारू होगा। इसके बाद हमने भावों की कनेक्टिविटी देखी थी कि लगन का धन भाव कहाँ जा रहा है, लगन का तीसरा भाव कहाँ जा रहा है, चौथा भाव नवमांश में कहाँ पे पड़ रहा है। ये दोनों हाउसेस फिर कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फिर हमने तीसरी बात देखी थी, भावों का बलाबल और ग्रहों का बलाबल। यानी ग्रहों भावों का बलाबल कैसे होता है? भाव का जो स्वामी है, अगर वो बली है नवमांश में जाके, तो भाव बली है। और बली कब होते हैं? जब वो त्रिकोणों में हो, केंद्रों में हो, या द्वितीय भाव में हो, तो बली माने जाते हैं। और उसके अलावा बाकी जो भावों में 11th हाउस में अगर वो होते हैं, तो मटेरियल सुख के लिए तो बली होते हैं, लेकिन व्यक्ति के पर्सनल रिलेशंस और हेल्थ के लिए बली नहीं माने जाते। इसी प्रकार से छठा हाउस है, ये उपचय भावों में भी आता है। उपचय भाव का मतलब हाउस ऑफ ग्रोथ। हाउस ऑफ ग्रोथ के हाउसेज हैं थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। इन्हें हाउसेज ऑफ ग्रोथ या उपचय भाव कहते हैं। अगर ये इन भावों का अगर कोई नवमांश निकलता है, तो ऐसा आदमी प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंटल एटीट्यूड का होता है। लेकिन वो बहुत फाइटिंग के बाद ऊपर उठता है, काफी तकलीफों के बाद ऊपर जाता है ये। इसके अलावा त्रिक भाव अगर नवमांश में अगर राइज कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब त्रिक भावों को दुख भाव भी बोलते हैं। तो उसका मतलब उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल की अधिकतम स्ट्रगल होगा, मतलब कई बार उसको स्ट्रगल बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ग्रहों का बलाबल देखने के लिए ये देखा जाता है कि ग्रह भावगत स्थिति में कैसे है। अगर वो त्रिकोणों में, केंद्रों में, द्वितीय हाउस में बैठा है तो वो बली है। एकादश में बैठा है तो मटेरियल गेन्स के लिए बली है। इसी प्रकार से उपचय भावों में अगर वो बैठा है 3, 6, 10, 11 में से किसी भी भाव में, तो उसका मतलब है कि वो हाउस ऑफ ग्रोथ में बैठा है, मतलब ग्रोथ कराने में सक्षम है, लेकिन तकलीफों के बाद। तो ये बातें हमने समझी थी। इसी में हमने ये भी समझा था कि ग्रह अगर स्वग्रही हो जाता है नवमांश के अंदर, तो उसकी पावर अच्छी हो जाती है। ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। ग्रह अगर उच्च की राशि में आ जाता है तो उसकी पावर सबसे अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हमने ये समझा था कि जो ग्रह D1 के अंदर में उच्च का हो, लेकिन नवमांश में अगर नीच का है, तो वो नीच के फल देगा। इसी प्रकार से कोई ग्रह अगर नीच का है, अगर D1 चार्ट में, नेटल चार्ट में, किंतु नवमांश में जाके उच्च का हो गया,
तो वो ज्यादा अच्छे फल देगा। नवमांश को हमने एक सूक्ष्म कुंडली के रूप में समझने की कोशिश की है। महादशा का जो निर्धारण है वो D1 चार्ट से होता है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सारी तीनों दशाओं को हम नवमांश कुंडली के द्वारा देखते हैं। इसके अलावा हमने समझा है कि नवमांश जो है एक राशि का नवम अंश होने की वजह से, इसका मतलब एक राशि के अंदर 9 चरण पड़ते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के, और 2.25 चुकी नक्षत्र पड़ते हैं, जिन 2.25 नक्षत्रों का भी प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो नवमांश एक तरह से नक्षत्र कुंडली है। नक्षत्रों का जो प्रभाव आप पे पड़ता है वही प्रभाव नवमांश कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा जो बात हमने समझी थी वो थी कि नवमांश के अंदर उसी राशि में ग्रह का होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ग्रह जिस राशि में D1 में बैठा है उसी राशि में अगर D9 में भी बैठा है तो वो ग्रह जो है वर्गोत्तम माना जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्गोत्तम जो ग्रह हैं उनके वर्गोत्तम ग्रहों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला तो होता है स्वक्षेत्री वर्गोत्तम। स्वक्षेत्री वर्गोत्तम का मतलब होता है कि कोई ग्रह जो है अपनी ही राशि में बैठा है D1 चार्ट के अंदर, राशि चार्ट में। D1 चार्ट को राशि चार्ट भी कहते हैं, और नवमांश में भी वो अपनी ही राशि में बैठा है, ऐसा ग्रह स्वक्षेत्री वर्गोत्तम कहलाता है। स्वक्षेत्री वर्गोत्तम ग्रह काफी पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि वो ग्रह बिना किसी से प्रभावित हुए अपने कारकत्वों के फल बहुत अच्छे देते हैं, और उनका रिजल्ट्स जो हैं अपने ग्रहों के कारकत्वों को लेकर बहुत अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे सूर्य है, सूर्य अगर स्वक्षेत्री है तो यानी कि अपनी ही राशि में बैठा है लियो में D1 चार्ट में, और वर्गोत्तम है नवमांश में, वहां पे भी अगर लियो में है तो सूर्य की स्थिति बहुत प्रबल हो जाएगी। ऐसा सूर्य व्यक्ति को यश, मान, कीर्ति, एक्युलेट्स, नेम, फेम, पोजीशन, पावर, ये सभी चीजें देगा। ये तो हुआ स्वक्षेत्री वर्गोत्तम। क्षेत्रीय वर्गोत्तम में जैसे मंगल अगर मेष राशि का है और D1 D9 में भी मंगल अगर मेष राशि का है तो वो स्वक्षेत्री वर्गोत्तम है। तो ऐसा मंगल आदमी को एनर्जी देगा, एंटरप्राइजिंग बनाएगा, एग्रेसिव बनाएगा, गुड इन आर्ग्यूमेंट्स बनाएगा, लॉजिकल बनाएगा और एग्रेसिव बनाएगा, अनटायरिंग एनर्जी वाला बनाएगा। यानी कि वो मंगल जो है उस व्यक्ति को आर्मी में, पुलिस में लेके जा सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और बड़े ओहदों पे लेकर जा सकता है, क्योंकि मंगल एक सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। ये एक अच्छा सर्जन बना सकता है। अब मंगल जिस तरीके से सभी ग्रहों के साथ में स्वक्षेत्री वर्गोत्तम होते हैं, तो अगर बुध, अगर चंद्रमा, अगर सबसे पहले अगर चंद्रमा अपनी ही राशि का है कर्क का, और नवमांश में भी कर्क का है, तो ऐसे आदमी का एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होगा, टेस्ट उसका बहुत अच्छा होगा, खाना बनाने में अच्छा होगा, वो आदमी खुश रहेगा, वो योगा मेडिटेशन में इंटरेस्ट होगा, उसका उसका जो उसे कुकिंग में, फाइन आर्ट्स में, डांसिंग में, सिंगिंग में, इन सब में शौक होगा। अगर बुध अगर किसी का स्वक्षेत्री वर्गोत्तम होगा, यानी कि मिथुन में हो या कन्या में, और वहां पे भी मिथुन और कन्या में हो, यानी मिथुन में अगर यहाँ है D1 में और वहां भी मिथुन में है, तो ऐसा व्यक्ति बुध के सभी अच्छे कारकत्वों को अपने अंदर लेगा। जो बुध का कारकत्व है दिमाग से काम करना, इंटेलेक्चुअल काम करना, साथ में बुध जो है लेखन का कार्य करता है, बुध जो है अच्छा वक्ता है, बुध एनर्जेटिक है, और बुध के अंदर जो है, जैसे बच्चों के अंदर एक गुण होता है कि वो हंसते हैं, खेलते हैं, ऐसा ही वो प्लेफुल मूड का होगा। दूसरा विट एंड ह्यूमर का प्लेनेट है बुध, तो विट एंड ह्यूमर वगैरह देगा व्यक्ति को। अब अगर बृहस्पति अगर वर्गोत्तम हो और स्वराशस्त हो, तो बृहस्पति जो है ज्ञान के भंडार देते हैं, विजडम देते हैं,
यानी बृहस्पति अगर पाइसेस में है या धनु राशि में है और वहां D1 में भी है और D9 में भी है, उसी राशि में होना चाहिए, ये दूसरी राशि में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धनु में है यहाँ D1 में और वहां जाके वो मीन में हो गए और आपने कहा कि ये तो सचेत्री हो गए। नहीं, वर्गोत्तम की जब बात आती है तो उसी राशि में होना चाहिए। मतलब धनु में अगर D1 में है तो D9 में भी वो धनु राशि के अंदर ही वर्गोत्तम माने जाएंगे। तो वो राशि के भी प्रभाव बहुत अच्छे देते हैं और ग्रह के भी प्रभाव बहुत अच्छे देते हैं। आदमी को वेद हैं, श्लोक हैं, पूजा पाठ हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, गुरु गुरु से आशीर्वाद देना, गुरु उपदेश को सुनना मानना, इसके अलावा बड़ों की सेवा करना, नोबल बिहेवियर होना, अच्छा बिहेवियर होना, जेंटलमैनली थॉट होना, दान पुण्य होम हवन करना, ये सभी चीजें, और पुस्तकों का अध्ययन करके उनमें से निचोड़ निकालना ताकि एक विजडम बढ़ सके। इसके बाद शुक्र अगर अपनी ही राशि के अगर वर्गोत्तम होते हैं तो शुक्र चूंकि पार्टी वियर के माने जाते हैं, क्षणिक प्लेजर के माने जाते हैं, गाड़ियों के कारक हैं। इसके अलावा वो कारक इस बात के भी हैं कि शुक्र जो है पत्नी के भी कारक हैं, विवाह के भी कारक हैं, सेक्स के भी कारक हैं। तो इन सभी चीजों में व्यक्ति को पारंगत बनाते हैं। और शुक्र इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो है लग्जूरियस गाड़ियां लेगा, लग्जूरियस लिविंग होगी उसकी, वो अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखेगा, तो उसको पत्नी भी अच्छी मिलेगी या पति भी अच्छा मिलेगा, का बहुत ध्यान रखेगा, सेक्स लाइफ भी अच्छी होगी। इसी प्रकार से उसके घर के अंदर किसी भी लग्जूरियस आइटम की कमी नहीं होगी। और शुक्र जो है चूंकि पार्टी वेयर का भी है, तो पार्टी वेयर के क्लोथिंग्स होंगे, अच्छा ड्रेसअप होगा, जेंटलमैनली होगा, और वो जो है पार्टीज में जाना, पार्टी एनिमल होगा, इस तरह की चीजें हैं। शनि अगर स्वग्रही होके वर्गोत्तम हो जाते हैं तो ऐसा आदमी बहुत मेहनती हो जाता है, उसकी स्टीडी विल पावर हो जाती है। शनि एक आदमी को अलगाव की स्थितियों में भी ले जाता है। अलगाव की स्थिति का मतलब है कि वो किसी से भी लगाव ना रखते हुए भी अपनी ड्यूटीज को करता है। यानी चूंकि ये रिसर्च के प्लैनेट हैं तो वो रिसर्च वगैरह करेगा। शनि चूंकि एक हर्मिट हैं, यानी कि एक मेंडिकेंट हैं या वो एक साधु हैं, तो साधुत्व की का जीवन वो जिएगा, कम से कम में गुजारा करेगा, बहुत मेहनती होगा, किसी भी तरह की परेशानियों में आह भी नहीं करेगा। तो शनि का वर्गोत्तम होने का ये असर होता है। राहु जैसे प्लैनेट अगर वर्गोत्तम हो जाते हैं तो राहु जो है वो फिल्म वर्ल्ड के भी प्लैनेट हैं और जूम के भी हैं, इंटरनेट के भी हैं, टेक्निकल चीजों के भी हैं। साथ ही साथ राहु एक स्कीमिंग प्लैनेट भी हैं और स्कीम करना और आउट ऑफ बॉक्स थिंकर भी हैं। तो इन सभी चीज को वो बढ़ा देते हैं। केतु अगर किसी के वर्गोत्तम होंगे, केतु अगर राहु की अपनी राशि को माना गया है वर्गो राशि, तो वर्गो में अगर वो है यहाँ पे जीवन में वर्गो में ही है नवांश में, तो राहु जो है कन्या राशि के स्वग्रही माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि राहु के अंदर ये सारे गुण होंगे। अब केतु को मीन राशि का माना जाता है, तो केतु अगर किसी का वर्गोत्तम होगा तो उस व्यक्ति के अंदर धर्म को बढ़ाने का एक अंदर से जज्बा होगा, यानी वो धार्मिक चीजों को प्रमोट करेगा। इसी प्रकार से लोगों को उपदेश देगा, लोगों को मोक्ष के बारे में बताएगा। वो ये बताएगा कि किस तरीके से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। पूजा पाठ धर्म के काम, इन सब में केतु जो है बृहस्पति के बाद नंबर 2 पे आते हैं। लेकिन केतु साथ ही प्रिसीशन के भी कारक हैं, यानी जहां जहां पे भी बहुत माइन्यूट काम करना होता है वहां पे केतु की प्रबलता मानी जाती है। जैसे कोई कंप्यूटर का घड़ी का रिपेयरर है, ऐसे ही कोई व्यक्ति जो अगर बम बना रहा है या कोई व्यक्ति अगर विध्वंसक चीजों में लगा हुआ है या फेनेटिक है यानी धर्मांध है, तो उन सब चीजों में भी केतु बढ़ावा देते हैं। तो केतु के होने से वो सेक्युलरिज्म तो नहीं दिखाएगा, जैसे इस समय
बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है मैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को बहुत प्रमोट करते हैं, तो वो केतु का एक प्रभाव है। इस प्रकार से तो वर्गोत्तम स्वक्षेत्री होते हैं। पर दूसरी कैटेगरी वर्गोत्तम की होती सर है। सूर्य का नहीं किया। हाँ, सूर्य सूर्य का किया था मैंने, सबसे पहला किया था। सूर्य अगर वर्गोत्तम होते हैं सिंह राशि के, तो मैंने बताया सूर्य है टीचर काउंसलर कंसल्टेंट, और सूर्य जो है राजा की तरह से है। तो सूर्य एक आदमी को पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी, अथॉरिटी, एक्युलेट्स, नेम, फेम, इसी प्रकार से हर वो काम जिसमें यश, मान, कीर्ति बढ़ती है, इस तरह की चीजें टीचर के रूप में उभार के लाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सूर्य का वर्गोत्तम हो जाने से ऐसा व्यक्ति दानवीर कर्ण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का बड़ा लार्ज हार्टेड होता है, राजाओं की तरह वो रहता है, उसका एलिगेंस बहुत होता है, एलिगेंट होता है, यानी देखने में बड़ा डिग्निफाइड होता है। वो जब भी चलेगा, रहेगा, जाएगा, तो बड़ा डिग्निफाइड रूप से रहेगा। वो कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा, उसका सिर हमेशा ऊपर रहेगा। आत्मसम्मान की स्थितियां उसकी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। अब इतना डिटेल में नहीं बताया था, नेहा ने पूछा तो डिटेल में हो गया। अब इसके बाद फिर आता है उच्च वर्गोत्तम। उच्च वर्गोत्तम का मतलब है कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का है D1 चार्ट के अंदर, और D9 चार्ट में भी वो उच्च का है, तो उसे उच्च वर्गोत्तम कहते हैं। उच्च वर्गोत्तम का मतलब होता है कि ग्रह सूर्य जैसे मेष राशि के हैं D1 चार्ट के अंदर, और उसी मेष राशि के नवमांश में भी हैं, तो उसका मतलब उच्च वर्गोत्तम हो गए। चंद्रमा अगर वृष राशि के हैं D1 चार्ट में, और नवमांश में जाके भी वृष राशि के हो जाते हैं, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो गए। मंगल अगर मकर राशि के हैं D1 में, और D9 में भी मकर राशि के हैं, तो वो उच्च के हो गए। बुध अगर भृगु राशि के या कन्या राशि के हैं D1 में, और कन्या के ही D9 में हैं, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो गए। बृहस्पति अगर कर्क राशि के हैं D1 में, और D9 में भी कर्क राशि के ही हैं, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो गए। शुक्र अगर मीन राशि के हैं D1 में, और D9 में भी अगर वो नवमांश में भी अगर उच्च राशि के हो गए, उच्च वर्गोत्तम हो गए। शनि अगर तुला राशि के हैं D1 में, और नवमांश में भी तुला राशि के हैं, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो गए। राहु अगर वृष राशि के हैं D1 में, और नवमांश में भी अगर वो वृष राशि के हैं, तो वो उच्च वर्गोत्तम हो गए। इसके बाद केतु अगर वृश्चिक राशि के हैं D1 में, और नवमांश में भी वृश्चिक राशि के हैं, तो उच्च वर्गोत्तम हो गए। अब उच्च वर्गोत्तम का जो फल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो उच्च वर्गोत्तम प्लैनेट्स होते हैं वो व्यक्ति को अपने कारकत्वों में, ग्रह से संबंधित जो कारकत्व हैं, उन कारकत्वों में बहुत मान प्रतिष्ठा की स्थितियों में लेकर जाते हैं। तो ग्रहों के कारकत्व में मैं लिखवा चुका हूँ, एक क्लास में मैंने ग्रहों के बारे में लिखा था। क्लास को बार बार पढ़ने की जरूरत है, तो ग्रहों के कारकत्व समझ में आ जाएंगे। ग्रहों के कारकत्वों के को समझ लो, उनके जितने भी पॉजिटिव कारकत्व हैं, वो सारे पॉजिटिव कारकत्व उस व्यक्ति को एबेंडेंट मिलेंगे, मतलब उसको बहुतायत में मिलेंगे। अब इसके बाद जो है, उसके बाद आता है नीच वर्गोत्तम। नीच वर्गोत्तम कब होता है ग्रह? जब वो D1 के अंदर में नीच राशि का, D1 में अगर वो नीच राशि का है, और D9 में भी उसी नीच राशि का है। जैसे सूर्य अगर तुला राशि के हैं D1 में, और D9 में भी तुला राशि के हैं, तो वो नीच वर्गोत्तम होंगे। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि के हैं D1 में, और D9 में भी वृश्चिक राशि के हैं, वो नीच वर्गोत्तम हो गए। इसके बाद मंगल अगर कर्क राशि के हैं D1 में, और D9 में भी कर्क राशि के हैं, तो वो नीच वर्गोत्तम हो गए। बृहस्पति अगर मकर राशि के हैं D1 में, और D9 में भी मकर राशि के हैं, तो नीच वर्गोत्तम हो गए। उसके बाद शुक्र अगर कन्या राशि के हैं D1 में, कन्या राशि के ही D9 में हैं, तो वो नीच वर्गोत्तम हो गए। उसके बाद शनि अगर मेष राशि के हैं D1 में,
और D9 में भी मेष राशि के हैं तो वो नीच वर्गोत्तम हो गए। राहु अगर वृश्चिक राशि के हैं D1 में और D9 में भी वृश्चिक राशि के हैं तो वो नीच वर्गोत्तम हो गए। केतु अगर वृष राशि के हैं D1 में, वृष राशि के ही D9 में है तो नीच वर्गोत्तम हो गए। नीच वर्गोत्तम जो ग्रह होते हैं वो शुरू में बहुत स्ट्रगल देते हैं। उस ग्रह विषय को लेकर उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है और उसके बाद सेकेंड हाफ में वो नीच वर्गोत्तम बहुत अच्छे परिणाम देता है। वर्गोत्तम ग्रह का होना बहुत अच्छा बताता है। जैसे हमारे एक एक्सपोर्ट कंपनी के एमडी हैं, शुरू में जब वो अपने चाचा जी के साथ काम कर रहे थे एक्सपोर्ट कंपनी में तो उनकी तनख्वाह सिर्फ 1 लाख रुपए थी, लेकिन आज वो उसी कंपनी के एमडी हो गए हैं। तो उनको कंपनी के उनके पास में शेयर्स भी हैं जो करीब 30% के करीब शेयर्स हैं। इसके अलावा उनको जो है 5 लाख से ऊपर की 5 या 7 लाख की उनको सैलरी भी मिल रही है और साथ में ईसॉप्स मिलते हैं। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका 1/4 से ज्यादा 30% उनको मिल रहा है। तो नीच का उनका शनि है। तो नीच वर्गोत्तम जो ग्रह होता है उसने भी व्यक्ति को उठाना होता है, लेकिन वो नीच के प्रभाव शुरू में दिखाता है, यानी कि कमी दिखाता है शुरू में उस ग्रह से संबंधित। तो ग्रह के कारकत्व तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नेहा। अगर वो ग्रह वाला वो नहीं किया, बुध का उत्तम। बुध अगर मीन राशि के होंगे तो वो नीच के होते हैं, और बुध मीन राशि के अगर नवमांश में होंगे तो बुध नीच वर्गोत्तम होंगे। तो अगर ग्रह के जो कारकत्वों वाला जो एक लेक्चर हुआ था उस लेक्चर को बार बार पढ़ के उसे याद करना है। वो जो मैंने कराए थे शुरू के जो लेक्चर्स कराए थे जिसमें भावों के से क्या निकलता है और इसके अलावा ग्रहों से क्या निकलता है उसे याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। जब उसे याद कर लोगे तो ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्रह है नीच का होके अगर वर्गोत्तम है तो अपने कारकत्वों को लेके वो काफी नेगेटिव प्रभाव शुरू में देता है। जैसे नीच का अगर शुक्र होगा और नीच वर्गोत्तम है तो उसका विवाह कराने में डिले करा देगा, कई बार उसकी अफेयर को ब्रेक करा देगा, कई बार उसकी शादी का रोका एंगेजमेंट तोड़वा देगा। लेकिन जब उसकी का विवाह होगा तो विवाह ऑर्डिनरी आदमी से भी अगर हो तो वो आदमी जो है धीरे धीरे उन्नति करता हुआ विदेशों में जाके बस जाएगा, बहुत अच्छा जॉब करने लगेगा। तो नीच वर्गोत्तम का ये फल होता है। नीच वर्गोत्तम फर्स्ट हाफ में तो खराब रिजल्ट देते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है मैंने बताया कि इसके अलावा नीच जो ग्रह का वर्गोत्तम मैंने बता दिया है। इसके बाद एक होता है शुभ वर्गोत्तम। शुभ वर्गोत्तम और पापी वर्गोत्तम। शुभ वर्गोत्तम कौन से ग्रह होते हैं? जो ग्रह शुभ ग्रह की राशि में बैठे होते हैं और उसी राशि में नवमांश में बैठे होते हैं। अब शुभ ग्रह हमारे पास 4 हैं, चंद्रमा, बुध जो कंडीशनल है, गुरु और शुक्र। अब कोई भी ग्रह गुरु की राशि में सपोज बैठा है और वो D1 में गुरु की किसी भी राशि में बैठा हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल से कि मंगल जो है धनु राशि में बैठा है तो उसका मतलब शुभ राशि में बैठा है, और वो नवमांश के अंदर भी अगर वो धनु राशि में बैठा हो तो उसका मतलब शुभ वर्गोत्तम कहा जाएगा। शुभ वर्गोत्तम ग्रह का मतलब है कि वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी शुभ ग्रह है। तो अगर वो शुभ वर्गोत्तम में अगर वो D1 में है, वर्गोत्तम कब होगा? जब उसी राशि में वो नवमांश में बैठेगा, तो उसका मतलब है कि वो शुभ वर्गोत्तम हो गया। और जो पाप वर्गोत्तम होते हैं, हमारे 5 प्लैनेट्स पापी हैं। सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। राहु केतु की जो मैंने बताया कि सर्वसम्मति से लोगों ने राशियां निकाली हैं। राहु की है वर्गो कन्या और केतु की राशि है मीन। अगर ये प्लैनेट अगर
पाप वर्गोत्तम कब होगा? जब वो अगर सूर्य की राशि में बैठा हो, मंगल की राशि में बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो। राहु और केतु को इन्होंने नहीं लिया है यहाँ पे। तो अगर इन राशियों में अगर बैठा हुआ ग्रह है और उसी राशि में अगर नवमांश में बैठा है तो वो ग्रह वर्गोत्तम है, लेकिन वो पाप वर्गोत्तम है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तृप्ति, समझ में आई ये बात? जी सर। क्या समझ में आया? सर राहु की जो राहु जैसे जिस राशि में बैठा है, अगर D1 चार्ट में उसी नवमांश में भी अगर वो सेम राशि में बैठा है पाप उसमें, तो वो पाप वर्गोत्तम हो गया। और शुभ वर्गोत्तम का एग्जाम्पल? सर अगर वो शुभ ग्रह शुभ राशि के साथ अगर बैठा है, सेम जैसे नवमांश में भी शुभ, जैसे किस जैसे किस राशि में? सर बुध हो गया, गुरु हो गया, चंद्रमा शुभ चंद्रमा हो गया, और आपका शुभ शुक्र हो गया। हाँ, अगर इन राशियों में अगर राहु बैठा है और उसी राशि में जाके, जैसे तुला का राहु है, तुला का राहु जो है D1 में तुला में है और D9 में भी तुला में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि राहु शुभ वर्ग उत्तम है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तृप्ति को समझ में आ गई है। किसी और को कोई इसमें कंफ्यूजन है? सर जैसे राहु अगर कन्या का है तो वो पाप वर्गोत्तम हो गया ना? नहीं, बुध जो है, बुध के ऊपर कंडीशन है ना। बुध कब होता है पापी? नया जब उसके बुध साथ कब पाप है? जब उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठता है, हाँ, क्रूर ग्रह। अगर कोई पापी और क्रूर ग्रह उसके साथ बैठा है तब तो पाप वर्गोत्तम हो गया, कन्या में बैठा हुआ ग्रह। अगर बुध जो है वो अकेला हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो और वो शुभ हो तो फिर वो शुभ वर्गोत्तम हो गया, कन्या राशि में बैठा हुआ ग्रह। सर पर मैं राहु की बात कर रही हूँ। राहु हो कोई भी हो, ये 9 के 9 ग्रहों पर लागू है। शुभ वर्गोत्तम पाप वर्गोत्तम 9 के 9 ग्रहों पे लागू है। सूर्य देखो, अगर सूर्य की राशि पे बैठा हो, मतलब तुला में, उसमें सिंह में बैठा हो। सूर्य अगर मंगल में की राशि में बैठा हो, मेष या वृश्चिक में। सूर्य अगर शनि की राशि में बैठा हो, मकर या कुंभ में। सूर्य अगर राहु केतु को नहीं लेते उनकी राशियों को, तो इन राशियों में अगर वो सूर्य बैठा है और उसी राशि में वो नवमांश में बैठा है तो सूर्य पाप वर्गोत्तम है। सूर्य अगर गुरु की राशि में बैठा है या शुक्र की राशि में बैठा है या शुभ चंद्रमा की राशि में बैठा है या शुभ बुध की राशि में बैठा है और उसी राशि में नवमांश में बैठा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शुभ वर्गोत्तम। शुभ वर्गोत्तम। इसी प्रकार से मंगल अगर अपनी राशि में बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो या सूर्य की राशि में बैठा हो और उसी राशि के अंदर वो नवमांश में बैठा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पाप वर्गोत्तम। पाप वर्गोत्तम और शुभ वर्गोत्तम में फर्क ये होता है, शुभ वर्गोत्तम कोई भी काम को इजीली कराते हैं, बहुत इजी तरीके से कराते हैं जो शुभ वर्गोत्तम होते हैं। वो वर्गोत्तम होने का जो फल होता है कि वो उच्च के फल देने लगते हैं। अगर वो शुभ वर्गोत्तम में होंगे तो ऐसे आदमी को केक वॉक मिलता है लाइफ के अंदर। उसे हर चीज बड़े आसानी से और सुचारू रूप से मिल जाती है, पूर्ण रूप से मिल जाती है, बिना किसी परेशानी के मिल जाती है। और अगर वो पाप वर्गोत्तम होता है तो उसे बहुत मेहनत मशक्कत पुरुषार्थ के बाद वो चीज हासिल होती है, लेकिन वर्गोत्तम का परिणाम यह है कि हासिल होगी। वर्गोत्तम अगर ग्रह है तो वो चीज हासिल होगी। ये बात समझ में आ गई? अब जो हमने नवमांश में करना है ये तो वर्गोत्तम की बात होगी। अब ये है मैरिज के बारे में। नवमांश सबसे ज्यादा खुलासे से बताता है। तो मैरिज के बारे में नवमांश से कैसे पता चलता है? एक तो जैसे मैंने बताया था कि नवमांश में जो राशि उदित होगी D1 की, वो मैरिटल लाइफ को बताती है। जैसे नवमांश के अंदर किसी का पहला भाव अगर राइज हो रहा है, वर्गोत्तम नवमांश है,
तो इसका मतलब उसको जो पत्नी मिलेगी उसकी पत्नी का बहुत बिहेवियर उसके अपने बिहेवियर से मैच खाएगा। नवांश में अगर दूसरी राशि अगर उदित होगी तो इसका मतलब है कि पत्नी उसको ऐसी मिलेगी जो कि कुटुंब को प्यार करती होगी, जो खाने पीने की शौकीन होगी, जो वाचाल होगी, बोलने वाली होगी। इसके अलावा नवांश में उसका जो है तीसरा हाउस अगर राइज करेगा तो उसको व्यक्ति को जो पत्नी मिलेगी उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तो साथ में एक्वेंटेंस दोस्ती भी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को पसंद करती होगी, जैसे गाने वाली हो, बजाने वाली हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली हो। नवमांश में अगर चौथी राशि अगर उदित होगी तो चौथा भाव हमारा सुख का भाव है, तो उसको जो पति या पत्नी मिलेगा उससे उसको सुख का अनुभव होगा। पत्नी का संबंध जो है उस व्यक्ति की माता जी के साथ अच्छा होगा। दूसरा, पत्नी जो है इमोशनल होगी, क्योंकि चौथे हाउस से माँ मन भावना आता है, तो मन से अच्छी होगी, भावना प्रदान होगी, और साथ में दोनों के संबंध अच्छे होंगे। पंचम भाव अगर नवमांश के अंदर पांचवें भाव में पड़ने वाली राशि अगर उदित हो रही है तो उसका मतलब है कि पति पत्नी दोनों एजुकेशन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति जुझारू होंगे। यानी उनको अच्छा लगेगा मैनेजमेंट, उनको उनको हर चीज को ही सलाह करनी अच्छी लगेगी, सलाह से काम करेंगे। एक दूसरे को पढ़ाई के प्रति वो एनकरेज करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों के ऊपर वो काफी प्यार उड़ेलेंगे। स्वयं पढ़ने वाले भी होंगे, तो साथ में बच्चों की पढ़ाई को, उनके करियर को लेकर उनके अंदर एक बात होगी कि किस तरीके से बच्चों का एजुकेशनल करियर अच्छा बनाया जाए। नवमांश में अगर छठे भाव में पड़ने वाली राशि उदित हो रही है तो ये झगड़े फसाद की राशि है, स्ट्रगल की राशि है। तो पति पत्नी के बीच में स्ट्रगल की पोजीशन को दिखाता है। पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ में स्ट्रगल वाली स्थितियों में रहेंगे। वो काफी 3Ds, उनकी वजह से वो आपस में सलाह करके लोन लेके काफी चीजें खरीदेंगे। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ सर्वेंट्स को लेकर उनको परेशानियां आएंगी। छठे हाउस से रोग देखा जाता है, तो इसका मतलब है कि पति अथवा पत्नी कोई ना कोई रुग्ण रोगी जरूर होगा, और कॉम्पिटिटिव बहुत होगा, और इसके अलावा कंपटीशन एंड राइवल्स को जीतने की कोशिश करेगा। नवमांश में अगर सप्तम भाव, अगर किसी के सप्तम भाव में पड़ी हुई राशि नवमांश में अगर उदित हो रही है, यानी नवमांश की लगन पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि ऐसे पति पत्नी को आपस के फिजिकल रिलेशंस में बहुत इच्छा होगी। दूसरा, दोनों को एक दूसरे का साथी मानेंगे, कंपेनियनशिप की भावना होगी। दूसरा, इमेज, सोसाइटी में हमारी इमेज कैसी है इस बारे में वो काफी सोच रहे होंगे। इसके अलावा वो डे टू डे बेसिस पे काफी बिजी होंगे, और वो दैनिक रोजगार कुछ ना कुछ कमाई डे टू डे बेसिस पे कर रहे होंगे, और पार्टनरशिप्स को बहुत पसंद करते होंगे, बिजनेस की पार्टनरशिप्स। तो ये सप्तम भाव अगर में पढ़ने वाली राशि अगर नवमांश के लगन पे आ रही है, उदित हो रही है, उदित होने का मतलब है नवमांश के लगन पे आ रही है। अब अष्टम भाव की राशि अगर नवमांश के लगन पे अगर राइज होगी, तो ऐसे में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति इंडिफरेंट व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे को ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, अपने काम में ही मशगूल होंगे। बहुत से काम वो जो हैं वो बिना बताए करेंगे, एक दूसरे के प्रति वो सीक्रेटिव होंगे, और ज्यादा सीक्रेट्स वाली स्थितियां होंगी। वो कोई बात एक दूसरे से बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। अब 9th हाउस में पड़ने वाली राशि अगर
नवमांश के लगन पर उदित हो रही है, लगन पे आ रही है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों धार्मिक होंगे। ये तीर्थ यात्राओं में जाना उनको अच्छा लगता होगा, पूजा पाठ रोज करना अच्छा लगता होगा, मंदिर जाना अच्छा लगता होगा, बड़ों का, पिता का, गुरु का सम्मान ये करना। दोनों भाग्यशाली भी होंगे और भाग्यवादी भी होंगे। नवमांश में अगर दसम भाव अगर उदित हो रहा है, यानी दसम भाव में पड़ने वाली राशि अगर नवमांश के लगन पे आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों ही कामकाजी होंगे, दोनों ही काफी पावरफुल काम करते होंगे, यानी गवर्नमेंट में हो सकते हैं। इसी प्रकार से वो लोग आपस में, वो लोग जो है किसी बिजनेस में अगर होंगे तो बड़े बिजनेस को पैदा करेंगे। वो अगर काम करेंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे के काम को सपोर्ट करेंगे। उन दोनों की लाइवलीहुड फर्क हो सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत वाले और पावर सेंट्रिक होंगे, यानी कि पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी, ये सारी चीजें दोनों को प्राप्त होंगी। अब नवमांश के अंदर एक 11 नंबर में 11वें भाव में पड़ने वाली राशि अगर नवमांश में लगन पे पड़ रही है, यानी कि उदित हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो गेन की राशि है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को काफी लाभ की स्थितियों में लेके जाएगा, गेनफुल लाइफ। इसी प्रकार से नवमांश में 11वें नंबर की राशि उदित होने से, क्योंकि वो स्किल सेट्स का हाउस है, तो पति पत्नी दोनों ही जल्दी जल्दी किसी काम को सीखेंगे और हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। उनकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, उनको आपस में फायदा होता रहेगा। इसी तरीके से 11th हाउस जो है वो हमारा बड़ी गाड़ियों का भी है, सेडान का, तो वो बड़ी गाड़ियां खरीदने में इच्छुक होंगे। हमारा 11वें घर से ही हम देखते हैं कि जो हमारे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज होती हैं, यानी कि बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े टीवी होना, इसी प्रकार से बड़ी होम थिएटर होना, इस तरह की चीजें होना, तो वो सारी ही चीजें उनके पास होंगी। 11वें भाव से मतलब वो बड़े भाई को बहुत मानेंगे, दोनों ही अपने अपने बड़े भाइयों को अच्छा मानेंगे, उनसे सपोर्ट पाएंगे, उनको सपोर्ट देंगे। अब अगर 12वें भाव की राशि अगर उदित हो रही है नवमांश के अंदर, तो दोनों बहुत खर्चालू स्वभाव के होंगे, खर्चे बहुत करेंगे दोनों। 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन भी आता है, तो कोई ना कोई रोग उनको होगा, उस रोग के चलते उनका हॉस्पिटलाइजेशन होना, ऑपरेशन होना, कोई प्रॉब्लम हेल्थ की आना, इसी प्रकार से कोई लीगल प्रॉब्लम आना, जेल यात्रा होना, या विदेश में जाके रहना, वहां से विदेश भी देखते हैं, तो विदेश में जाके मान सम्मान कमाना, ये सारी चीजों के प्रति वो प्रेरित हो। ये तो अब ये समझ में आया कि पहले मैरिज को देखने के लिए पहले क्या देखते सर ये जो वही है ना, भाव उदित हो रहा हो जैसे जो उसका हाँ, देखा जाता है। उसको और देखा सर जैसा ये तो हमारा खुद का नवमांश हो गया, तो हम साथ में पत्नी का भी देखेंगे नवमांश, पति का एक देख कुंडली रहे हैं। हमेशा एक बार में करते हैं, पहले अपनी कुंडली करके देखते हैं और उसके रिजल्ट लिखे जाते हैं, उसके बाद पति की कुंडली करते हैं, फिर पति के रिजल्ट देखे जाते हैं। इसमें जो है मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं। जैसे पति की कुंडली में अगर अष्टम भाव आ रहा है और उदित हो रहा है, तो उसका मतलब उसकी जो पत्नी होगी पति के प्रति इंडिफरेंट होगी। क्योंकि नवमांश हम पति पत्नी के लिए देख रहे हैं। और अगर तुम्हारी कुंडली के अंदर में अगर नवमांश में पंचम भाव राइज कर रहा है, तो पति आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होगा, पढ़ने वाला होगा, अच्छा मैनेजमेंट वाला होगा, पढ़ाई लिखाई में डिग्रीज लेने वाला होगा, बच्चों को बहुत प्यार करने वाला होगा। तो क्या होता है कि जब भी पति पत्नी दोनों की कुंडली देखने पे अगर रिजल्ट विरोधाभासी होते हैं, तो दोनों ही रिजल्ट मिलते हैं। फिर ये देखा जाता है कि किसका नवमांश कितना बलवान है। नवमांश बलवान कब होता है? जब नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में ग्रह होते हैं। नवमांश कमजोर कब होता है? जब उसमें त्रिषडाई में और त्रिक भावों में ग्रह होते हैं, तब वो बलहीन होता है। नवमांश अगर बलहीन है, जिसका नवमांश बलवान होगा
उसका नवमांश ज्यादा अच्छे फल देगा। ज्यादा फल जीवन के अंदर उस नवमांश के मिलेंगे जो नवमांश बलवान है। बात आ गई क्लियर? तो दोनों कुंडलियों को एक साथ नहीं करते, दोनों कुंडलियों को अलग अलग टाइम पे करते हैं। पहले अपनी कुंडली से रिजल्ट निकालते हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड की कुंडली देखते हैं, उससे रिजल्ट निकाल के देखते हैं। अब ये पता चलता है कि इनमें से कौन सा बलवान है, तो उसके प्रभाव सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये अब नवमांश के अंदर क्या होता है कि जो सप्तम भाव है, नवमांश के सप्तम भाव से ही पति अथवा पत्नी को देखा जाता है। अब नवमांश का सप्तम भाव, इसको नवमांश को देखने का तरीका क्या है कि नवमांश का जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव का स्वामी D1 में जैसा बैठा होता है, वैसा आदमी पब्लिक के सामने अपनी पत्नी को ट्रीट करता है। नवमांश में सपोज नवमांश का सपोज लगन तुला है, उसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है नवम भाव में बैठ गया D1 में, तो वो जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को दुनिया के सामने ये कहेगा कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। नवमांश का लगन का स्वामी छठे भाव में अगर D1 में बैठा है, तो पति जो है दुनिया जहान से ये कहेगा कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है और बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेती है, बहुत रुग्ण रहती है, रोगी रहती है, वो कोई ना कोई परेशानियां उसको रहती हैं। दूसरा, वो हर समय वॉर की स्थिति में, बैटल ग्राउंड में रहती है, वो छोटी छोटी बातों में मुझसे झगड़ा कर लेती है, वो मेरे साथ क्रुएलिटी करती है। नवमांश का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठेगा, तो वो व्यक्ति दुनिया से क्या कहेगा कि मेरी पत्नी जो एक अच्छे परिवार और धनाढ्य परिवार से आई है, वेल्दी है, वेल्थ के प्रति उसका रुझान बहुत है, और मेरी पत्नी जो है वेल्थ के जोड़ने में मेरी सहभागी है, यानी वेल्थ को किस तरह जोड़ना है उसके प्रति वो मुझे समझाती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए वो बताती है, और वो पैसा जोड़ने में मेरी मदद करती है। नवमांश का प्रथम भाव अगर थर्ड हाउस में होगा, प्रथम भाव का स्वामी, नवमांश के लगन का स्वामी अगर थर्ड में होगा, तो ऐसा आदमी कहेगा कि मेरी पत्नी को परफॉर्मिंग आर्ट्स आता है, दुनिया को बोलेगा, वो उसको हर चीज में फाइन आर्ट्स आता है, उसकी लेखन क्षमता अच्छी है, उसकी बोलने की क्षमता अच्छी है, एक टीचर हो सकती है। वो इसी प्रकार से वो कहेगा कि वो अगर वो प्लेनेट जो है, अगर वो प्लेनेट बैठा है, तो कभी कभार ये भी बोलेगा अपने दोस्तों से कि आर्ग्यूमेंट बहुत करती है, झगड़ा बहुत करती है, एग्रेसिव बहुत है, ये सब बातें भी बोलेगा। लेकिन ये भी बोलेगा कि हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छी है, गाना अच्छा गाती है, डांस अच्छा करती है, लेखन का काम अच्छा करती है। इसी प्रकार से नवमांश का अगर लगन का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया D1 के मतलब नेटल चार्ट की, तो ऐसा आदमी कहेगा कि मेरा विवाह बहुत अच्छा हुआ है, मुझे बहुत सुख की प्राप्ति हुई है, जब से मेरी पत्नी आई है मेरे एसेट्स बढ़ गए हैं, आज मैं बहुत धनाढ्य हो गया हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि पत्नी के चरण मेरे घर में पड़े, उसके बाद से ये प्रभाव आया, तो मैं बहुत सुखी हूँ पत्नी के आने के बाद। नवमांश का लगन का स्वामी अगर पंचम में बैठेगा, ऐसा आदमी ये कहेगा कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे दिए हैं, मेरी पत्नी पढ़ने में बहुत अच्छी है, एजुकेशन में बहुत अच्छी है, उसने बड़ी डिग्रीज ली हैं, वो दिमाग की बहुत अच्छी है, वो जो है बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, वो एजुकेशन के प्रति बहुत जुझारू है, यानी कि उसको पढ़ने का बड़ा शौक है, मैनेजमेंट, उसका लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है। नवमांश का लगन का स्वामी अगर छठे में बैठेगा, तो व्यक्ति ये कहेगा कि पत्नी मेरी बहुत झगड़ालू है, हर समय कुरुक्षेत्र बना के रखती है घर, वो जो है हमेशा लोन लेने पे लगी रहती है, लोन या क्रेडिट कार्ड से खर्चा करती है और उस लोन को मैं चुकाता हूँ। वो रुग्ण रहती है, बहुत बार रोगी रहती है, रोग पे हमारा बहुत खर्च होता है। वो जो है
कई बार अपनी गाड़ी को ठोक देती है, किसी को मार देती है, पुलिस केस बनता है, पुलिस वालों के साथ बहस करती रहती है तो पुलिस केस बनता है। नवमांश का लगन का स्वामी अगर सप्तम बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों से, खास दोस्तों से कहेगा कि मेरी पत्नी जो है बहुत अच्छी बेड पार्टनर है, यानी कि सेक्स के मामले में बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से वो कहेगा कि हमारी साझेदारी बहुत अच्छी है, जो भी बिजनेस मैंने अपनी पत्नी के साथ किया है उस पार्टनरशिप में मुझे बहुत लाभ हुआ है। मेरी पत्नी को हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में पद प्राप्ति होती है, यानी बड़े बड़े पदों पे वो आती है, उसको प्रमोशंस मिलते हैं, उसका डे टू डे अर्निंग उसकी बहुत अच्छी है, समाज में, राज समाज में उसका बहुत अच्छा नेम फेम है। नवमांश का लगन का स्वामी अगर अष्टम में बैठेगा D1 के अंदर, D1 की बात हो रही है, नवमांश का लगन का स्वामी अगर D1 या राशि चार्ट में अष्टम में होगा तो ऐसा आदमी ये कहेगा कि मेरी पत्नी तो मेरा बिल्कुल परवाह नहीं करती, बहुत डिप्रेशन में रहती है और हर समय जो है मुझसे रूठी रहती है, मेरी कोई परवाह नहीं करती, मैं घर जाता हूँ तो खुद चाय बनाता हूँ, खाना नहीं बना के रखती, कहती तुम्हारी माँ ने क्यों नहीं बनाया, कहती बाहर से मंगा लो। तो इस तरह से इंडिफरेंस दिखाती है और हमारी जिंदगी जो है नाश होती जा रही है। वो जो है अपने मनमर्जी की चीजें ज्यादा करती है, अपनी मनमानी करती है या बहुत ज्यादा अध्यात्म में पड़ गई है। मैं घर जाता हूँ तो हर समय वो पूजा करती दिखाई पड़ती है। जब मैं सुबह को ऑफिस जा रहा होता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाती है, पूजा कर रही होती है, योगा कर रही होती है, मेडिटेशन कर रही होती है। अष्टम भाव से ये सब आता है। वो कहेगा बहुत हठी है, हठपूर्ण है, हट भी आता है अष्टम से, बहुत हठी है, किसी बात पे अगर गुस्सा हो जाती है कहती है एक मैंने बात नहीं करूंगी तो एक मैंने बात नहीं करती है। नवमांश का लगन का स्वामी अगर नवम भाव पे आएगा तो वो व्यक्ति दुनिया से ये कहेगा, सभी से कहेगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, मेरा भाग्य बढ़ा है कि मेरे माता पिता की बहुत सेवा करती है, मेरे गुरुओं की बहुत सेवा करती है, बहुत तीर्थ यात्राओं में जाना चाहती है और मैं लेके भी जाता हूँ। भगवान की पूजा वो 2-2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करती है और बहुत नीतिज्ञ है, बहुत मोरालिटी में हाई है, वो हमेशा दान पुण्य वगैरह करती रहती है, घर के अंदर होम हवन वगैरह करती है। उसके जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य है, वो है नोबल लिविंग, ऑनेस्ट लिविंग और दूसरों को फायदा पहुंचाना, दूसरों के लिए अच्छा करना। नवमांश का लगन का स्वामी अगर दसम में बैठेगा तो व्यक्ति कहेगा कि मेरा कैरियर चाहे कैसा भी रहा हो, मेरे पत्नी का कैरियर बहुत पावरफुल रहा है, उसने सरकार में काम किया या प्राइवेट में काम किया तो बड़े टॉप लेवल्स पे पहुंची, वो जो है सीनियर लेवल्स पे पहुंची है, वो जो है बहुत अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है। इस तरह की बातें वो करेगा। मैं ये कह रहा था कि जो दसम भाव में अगर वो आएगा तो वो ये कहेगा कि मेरी पत्नी से जब मेरा विवाह हुआ उसके बाद मेरे को पावर, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी सब मिली, मेरे जीवन के अंदर में काफी अच्छा हुआ। वो ये कहेगा कि मुझे बहुत पावर्ड जॉब मिला, मैंने उस जॉब को छोड़ के फलाफला जॉब ज्वाइन किया जहाँ पे मैं बहुत बड़े ओहदे पे था और उस ओहदे पे मैं काफी हायरिंग फायरिंग की पोजीशन में था, या मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया कि मैं हायरिंग फायरिंग ये सब कर पाया। तो वो अपने आप को बड़ा लकी बताएगा जॉब को लेकर, आजीविका को लेकर। इसी प्रकार से जो आपके इसके बाद जो है आप समझो 11वें भाव में अगर लगन D9 का लगन का स्वामी आपकी ही कुंडली के D1 चार्ट के 11th में अगर होगा, वो कहेगा कि मेरी पत्नी बहुत हाई सोसाइटी को बिलोंग करती है, बहुत धनाढ़ परिवार से आई है, मुझे पत्नी के आने के बाद से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ी है, मेरे जीवन के अंदर धनार्जन जो हुआ है, जो लाभ हुआ है वो पत्नी की वजह से हुआ है। मेरे जीवन के अंदर अगर कुछ भी मैंने बड़ी गाड़ियां ली, बड़ा मकान लिया, मकान के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज ली और इसी प्रकार से मेरे अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे हुए तो पत्नी ही उसका देन है।
पत्नी की वजह से ये सब हुआ है या पति की वजह से ऐसा हुआ है, ये स्पाउस को बोलते हैं। अब 12th हाउस में अगर उसका लगन का स्वामी, नवमांश के लगन का स्वामी आपकी कुंडली के D1 के 12th में होगा, तो वो क्या बोलेगा कि मेरी पत्नी के आने के बाद से हमारा झगड़ा फसाद बहुत बढ़ गया और हम सेपरेशन की पोजीशन में चल रहे हैं। हम लोग रहते अलग अलग कमरे में हैं, हमारा लेकिन कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई सेक्स का संबंध नहीं है। मेरी पत्नी की अपनी जो आदत है, वो आदतें, बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिन आदतों पे उसको लॉ के द्वारा उसको हानि हो सकती है, मुझे भी हानि हो सकती है। वो दुनिया जहान में जो है वो बताती फिरती है कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना कम इनकम टैक्स भरता हूँ, या मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मेरी ऊपर की इनकम बहुत ज़्यादा है, ये मुझे एक दिन जेल की यात्रा करा देगी। और रुगड़ बहुत रहती है, बार बार अस्पताल जाती रहती है, उसके ऑपरेशन भी बहुत होते रहते हैं। वो यही कहेगा कि मुझे तो विवाह के बाद खर्चे ही मेरे बढ़ गए। मेरी पत्नी मेरे क्रेडिट कार्ड पे कई कई बार महीनों में 1-1 लाख 5-5 लाख का खर्चा कर देती है। अपनी बहनों के लिए, अपनी माता पिता के लिए, सबके लिए सामान खरीद लेती है। तो मेरे तो हालत खराब हो गई, मेरे धन की बड़ी हानि हुई है। ये सब बातें वो करेगा। या अगर वहां पे वो स्ट्रांग बैठा होगा तो कहेगा पत्नी ही मोटिवेट करके मुझे विदेश ले गई, विदेश में जाके मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो जो स्वामी है, नवमांश का लगन का स्वामी, वो अगर पावरफुल होकर अगर 12th में बैठेगा तो फिर पॉजिटिव चीजें होंगी। उसमें वो कहेगा कि पत्नी ने के मोटिवेशन से ही मैं विदेश यात्रा में जा पाया। पत्नी के मोटिवेशन की वजह से ही मैं विदेशों को घूम पाया। और हमने जो है फॉरेन इमिग्रेशन का पत्नी के कहने से ही किया, या पत्नी को हमने फर्स्ट एप्लीकेंट बनाया। पत्नी का इमिग्रेशन हुआ तो मैं भी चला गया, मेरा जीवन वहां संवर गया। ये तो पहली बात तो यह है कि नवमांश के लगन के स्वामी का जीवन की स्थिति से ये पता चल जाता है कि जो पति या पत्नी मिला है हमें, वो दुनिया के सामने हमें कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दुनिया के सामने हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। ये उसके बाद अब D9 का जो स्वामी है, मतलब ये जो D1 और D9 में जो लगन है, वो लगन तो आप स्वयं है। ये बातें अगर D9 के लगन का स्वामी अगर बैठा है इन भावों में 12 के 12, तो ये बातें पत्नी बोलेगी पति के बारे में। यहाँ थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था शुरू में, फिर से बता रहा हूँ। D9 के लगन का स्वामी D1 में 1 से लेकर 12 भाव में बैठेगा, तो पत्नी या पति जो 7th हाउस से आ रहा है, वो ऐसी बातें बोलेगा अपने पति अथवा पत्नी के बारे में। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं पत्नी वर्ड यूज करूंगा, मेल हॉरोस्कोप को लेके बोल रहा हूँ। लगन अगर किसी की फीमेल हॉरोस्कोप है तो पत्नी को रिप्लेस करके पति बोल देना। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, अगर D1 का लगन का स्वामी, अगर D9 का लगन का स्वामी D1 में अगर 1 से 12 हाउसेस में बैठेगा, तो जो फल मैंने बताए हैं ये पत्नी पति के बारे में पब्लिक में बोलेगी। और यही बातें D9 का 7th का लॉर्ड अगर D1 के अंदर 1 से 12 में बैठेगा, सर बहुत ये कंफ्यूजन हो रही है, एकदम से नहीं समझ आ रहा सर। ये जैसे सपोज तो 7th एक हाउस मिनट D9 का जो लगन है ना, D9 का जो लगन है वो आपकी मेंटेलिटी है, आप क्या सर आप एक सोचते हो। एग्जांपल कुंडली का देख के समझा दीजिए। नहीं, पहले सुन लो मेरी बात, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल कुंडली पे भी बताऊं। D9 का लगन जो है, D9 के सप्तम से आपकी पत्नी निकलती है। रिप्लेस कर लेना, अगर तुम लड़की हो
तो पति बोल देना उसको। D9 के सप्तम भाव से पति अथवा पत्नी निकलते हैं। अब मेल कुंडली अगर है तो D9 के सप्तम भाव से पत्नी निकलेगी। तो मैं मेल कुंडली पे बता रहा हूं, अगर फीमेल कुंडली है तो उसको पत्नी को पति बना लेना। और जो D9 का जो लगन है वो आप है, D9 का लगन आप है। तो D9 के लगन का स्वामी D1 में जहां बैठेगा 1 से 12 में, तो पत्नी बोलेगी पति के बारे में ऐसा। और D9 का अगर 7th हाउस का लॉर्ड 1 से 12 में अगर बैठेगा तो पति पत्नी के बारे में ये बोलेगा। फिर क्या कंफ्यूजन है? नेहा, पत्नी कहां से निकलती है? एक मेल कुंडली में सेल्फ कहां से निकलता है और पत्नी कहां से निकलती है? सर सेल्फ तो निकलेगा अपने लॉर्ड ऑफ द हाउस लग्नेश से, फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस और से। जो पति या पत्नी निकलेगा वो 7th हाउस से। 7th हाउस से। वही नियम D9 के अंदर चलता है। तो D9 में, D9 के अंदर अगर लगन का स्वामी अगर D1 में 1 से 12 तक है तो ये किसका, कौन बोलेगा ये बातें? पत्नी बोलेगी पत्नी बोलेगी पति के बारे में। और D9 के अगर 7th हाउस का लॉर्ड 1 से 12 में ऐसे ही बैठेगा तो कौन बोलेगा? पति बोलेगा पत्नी के बारे में। बस सिंपल बात है। इन्हीं बातों को पति बोलेगा अपनी पत्नी के बारे में। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो D1 के अंदर नियम है वो D9 में भी नियम है। D1 में फर्स्ट हाउस से लगन से सेल्फ को देखा जाता है और D1 कुंडली के अंदर में 7th हाउस से स्पाउस को देखा जाता है। D9 में भी फर्स्ट हाउस से सेल्फ को देखा जाता है और 7th हाउस से स्पाउस को देखा जाता है। तो D1 का अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 1 से 12 बैठेगा, उसका मतलब पत्नी पब्लिक के सामने उस व्यक्ति के बारे में ये बोलेगी। और अगर D9 का अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1 से 12 ऐसे बैठेगा तो वो पति अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलेगा। ये है। अब इसमें से एक चीज और समझने की है कि अगर D9 के अंदर वही प्लेनेट जहां बैठेगा विद इन दी 4 वॉल्स, वो लोग ऐसे सोचेंगे, ऐसी बात करेंगे। कई बार आदमी की ना डबल मास्किंग होती है, डबल फेस होता है। वो पब्लिक के सामने जो बोल रहे हैं जीवन में, और विद इन द 4 वॉल्स वो जो बोल रहे हैं, विद इन 4 वॉल्स वो जो भी बोल रहे हैं वो D9 बताता है। जैसे कहने का मतलब है कि पति किसी का D9 का 7th हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में बैठ गया D1 के, मतलब 9th हाउस में, तो पब्लिक के सामने, सबके सामने बोलेगा मेरी पत्नी बहुत भाग्यशाली है, मेरे भाग्य की उन्नति हुई, मेरे धर्म की उन्नति हुई, मैं बहुत धार्मिक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, मैंने बहुत यात्राएं की, मेरा प्रमोशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ग्रोथ हुई, सारी चीजें हुई। पब्लिक के सामने बोलेगा क्योंकि D9 का 7th का लॉर्ड 9th में बैठा, तो आदमी पब्लिक के सामने ये बोलेगा। अब वही D9 का लॉर्ड D9 के अंदर सपोज 12वें में बैठ जाए तो ये वो अब 4 वॉल्स में बोलेगा कि मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा तो करता रहता हूं बाहर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुमसे घटिया औरत और कोई नहीं है। तुम जब से आई हो तब से मैं तुमसे डाइवोर्स की सोच रहा हूं। तुम मेरा कहना नहीं मानती, हटी हो, तुम बार बार गाड़ी ठोक देती हो, पुलिस केस हो जाते हैं, तुम हर बार जो है पुलिस वालों से बदतमीजी करती हो, पड़ोसियों से बदतमीजी करती हो, पुलिस केस होने का डर होता है, तुम एक दिन जेल यात्रा करोगी, बार बार तो तुम मेडिसिन और डॉक्टर्स के चक्कर, मेरा जो है साल का कम से कम 1.5 लाख रुपए तुम्हारे इलाज पे लग रहा है, तुम्हारे लिए मेडिक्लेम पहले 5 लाख की ली, अब 10 लाख की ली, तुम्हारे ऊपर सब बीमारियों पे खर्चा हो रहा है, किसी दिन जेल यात्रा करोगी, किसी दिन बीमारी करोगी। मेरा तो ये मन ये करता है कि तुमको छोड़ ही दूं। इसी को कहते हैं डबल मास्किंग। आप सभी लोग इस बात को मानेंगे कि हर आदमी डबल मास्क लगा के घूमता है। कोई भी अपनी पत्नी की बुराई पब्लिकली नहीं करता। कोई भी आदमी पब्लिकली हर एक के बारे में अच्छा बोलता है, जब तक कि उसका कोर्ट का केस ना हो गया। कोर्ट केस होने के बाद तो बोलेगा, क्योंकि अब तो दुनिया को मालूम चल गया। अब तो पर्दा जो है
उस नहाने वाले गुसल खाने का पर्दा गिर गया, एक बार नहाने वाले गुसल खाने का पर्दा गिर जाए पब्लिक के सामने, लोगों ने कहा सुनना सुना तुम्हारी वाइफ से डाइवोर्स चल रहा है, तो कहेगा करप्ट है, वो कहेगा अपने बॉस से फंसी हुई है, कहेगा हम मेरा पैसा लेके उड़ा देती है, अपने पिता को जो है मेरा 2.5 लाख रुपए दे दिए, आज तक वापस नहीं लिए, बहनों को 5 लाख दे दिए, अब तक वापस नहीं लिए, तो पब्लिकली बोलेगा। लेकिन याद रखना कि विद इन द 4 वॉल्स हम क्या बोल रहे हैं, ये D9 बताता है। कई बार ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ेंगी कि D1 में कुछ और है, D9 में कुछ और है, लेकिन D9 हमारा खुलासा है। D9 से साफ साफ पता चलता है कि एक व्यक्ति की का स्पाउस उसके साथ किस तरह का बर्ताव विद इन दी 4 वॉल्स करेगा, अपने घर के अंदर किस तरह का बर्ताव करेगा, क्या कहेगा। अगर वही D9 का सप्तम का स्वामी D1 के अंदर तो लगन पे बैठ जाए, तो कहेगा ये हम तो कंपेनियंस हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली हूँ, मेरी तो बहुत बनती है और अच्छा चलता है, और एक दूसरे के साथ में हमेशा हम आर्ग्यू डिस्कस करने के बाद कोई काम करते हैं, खरीदते हैं, और वही D9 का सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए D9 के, तो वो आदमी कहेगा कि तुमसे पूछ कर तो मैं कद्दू भी खरीद के नहीं लाऊंगा, कार भी लाऊंगा तो अपनी मर्जी से लाऊंगा, घर भी खरीदूंगा तो अपनी मर्जी से खरीदूंगा, और जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम हो या ना हो मेरे लिए तुम जीरो हो। और तुमसे पूछने का जो भी मतलब है, अष्टम का मतलब होता है इंडिफरेंस, आज तक जो मैंने तुमसे पूछा उसका मुझे गलत ही फायदा हुआ है, गलत नुकसान हुआ है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछू, तुम हो ना हो, और फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं घर वापस आऊं तुम हो या नहीं हो, या तो अपनी सहेलियों के साथ में कॉकटेल कर रही हो या अपने मित्रों के साथ जा रही हो, क्या कर रही हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब असली बात ये है जो D9 की है, और नकली बात वो है जो D1। हाँ प्रदीप साहब बोलिए। सर ये जो आपने अभी सब पढ़ाया है, ये हर कुंडली में सब चीज देखनी चाहिए कि एक एक करके सब चीज देखनी चाहिए? देखिए ये जो बातें हैं ना, ये हमारा जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इस कोर्स में हमने ना चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। जैसे अभी तक क्या होता था कि जो बहुत मेधावी छात्र थे और बहुत इंटेलेक्चुअल थे, एनालिटिकल माइंड के थे, वो सभी छात्र जो हैं वो कुंडली के D1 के चार्ट को भी पढ़ते थे, उससे भी कुछ निकालते थे, फिर D9 को पढ़ते थे, D9 से निकालते थे। लेकिन मैंने देखा बहुत मेधावी छात्र भी इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में से उस उलझे हुए ऊन के धागे में से निकाल नहीं पाते थे। तो वो क्या हो जाता था कि वो डबल बात कर देते थे, भाई आपकी पत्नी से आपका भाग्य बढ़ेगा, और आपका जो है भाग्योदय भी हुआ होगा, आपका नवम का है, और आपकी पत्नी जो है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस की सूत्र धारणी होगी, सब कुछ आपका अच्छा हुआ होगा, भाग्यशाली आपको कहा जाता होगा। फिर वो D9 का भी बोल देगा कि D9 को भी देख लेगा, होगा, लेकिन आपस में आप बहुत वर्कॉलिक होंगे, इंडिफरेंट होगा, कभी कभी झगड़ा हो जाता होगा, बातचीत बंद हो जाती होगी, दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते होंगे, वाइफ आपको जो है 2 पैसे का समझती होगी, आप अपनी वाइफ को आधे पैसे का समझते होंगे, तो दोनों ही इस बात को झगड़ा करते रहते होंगे। तो फिर वो बंदा कहता है कि भैया सही क्या है बताओ, आगे बताओ, तो आगे नहीं बता पाते। तो अब हमने सर क्या आप किया, कोर्स को हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए बिगनर टू एडवांस रखा, क्योंकि इसमें बिगनर्स भी आएंगे, एडवांस वाले भी आएंगे, तो हमने इसमें कोर्स में ना निचोड़ निकाल दिया कि निचोड़ समझ लो, इससे आपके प्रेडिक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। अंजलि बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने जो आज 3 पॉइंट्स बताए हैं मैरिज से रिलेटेड D1 D9 चार्ट के, सर एक बार कुंडली में दिखा दीजिए प्लीज, शॉर्ट ही सही। ठीक है दिखा दूंगा। और नेहा आप बोलो। सर यही बोल रही थी मैं कि आप कुंडली से ठीक है। नहीं मैं आपको एक ऐसी कुंडली दिखाता हूँ
इसके अंदर वैवाहिक जीवन, जिस फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये हमारे एक मित्र हैं, उनकी कुंडली है। इस कुंडली में तुला लगन की कुंडली है। और देखो इसमें कौन सा भाव राइज कर रहा है नवमांश में। इसके अंदर जो भाव राइज कर रहा है सेकंड तो भाव। तुला ही कर रहा है। तुला कैसे हो गया नेहा? सेकंड भाव राइज कर रहा है नवमांश में, 8 नंबर, द्वितीय भाव। अच्छा सर, वो सप्तांशा दिख रहा था नीचे में। हाँ, द्वितीय भाव। ये क्या नवमांशा नहीं दिख रहा है? सर वो मैं नीचे, वो आपकी फोटो मुझे आ रही थी नवमांशा पे, गलती से नीचे देख चलो लिया। नीचे वाले को भी नवमांशा बना देता हूँ। नीचे का दिख रहा है? ये भी नवमांशा है, वो भी नवमांशा है। तो इसमें द्वितीय भाव इसमें राइज कर रहा है। द्वितीय भाव राइज करने की वजह से इनका जो डॉक्टर साहब हैं, इनका अपना और अपनी वाइफ के साथ में बहुत, मतलब ये पूरे रिश्तेदारी में पूरे कुटुंब को बहुत हेल्प करते हैं। चाचा, मामा, भाई, दूर दूर के लोग, अपने गांव के लोग, सबको इनके घर में वो लोग आते रहते हैं। दिल्ली दर्शन के लिए आते हैं तो उनके घर रहते हैं। उसका कारण क्या है? दूसरा भाव निकल के राइज कर रहा है। दूसरा जो है वेल्थ का भाव चूंकि राइज कर रहा है, तो पति और पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ही कमा रहे हैं, काफी वेल्दी हैं। इन्होंने अपने मकान दिए हैं, कमर्शियल जो है एक नर्सिंग होम खरीदा है, तो वो सारी चीजें यहाँ से दिख रही है। सेकेंड हाउस इनका बहुत अच्छा है, तो वेल्थ की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब जो बात हम कर रहे थे, वो बात हम इसके स्वामी से कर रहे थे। इसका स्वामी कौन है? नवमांश का स्वामी मंगल है, वृश्चिक का नवमांश है। मंगल की पोजीशन यहाँ कहाँ है? सप्तम में। कहाँ है मंगल की पोजीशन D1 में? 7th हाउस। 7th हाउस। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसका लग्नेश 7th में होगा तो पत्नी क्या कहेगी पति के बारे में? सर ये तो बहुत अच्छा बोलेगी ना, ऑलरेडी मैरिज हाउस में ही है, सो गुड मैरिड लाइफ बोलेगी एंड स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है, मतलब अच्छा ही बोलेगी सब कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनर एज वेल एज लाइफ पार्टनर। वो कहेगी कि मेरा जो पति है वो एक अच्छा है, ये बोलेगी ना। हाँ, वो कहेगी कि मेरा पति जो है एक अच्छा कंपैटिबल मेरा पति बिजनेस पार्टनर एज वेल एज लाइफ पार्टनर है। हम लोग नर्सिंग होम चला रहे हैं दोनों, और दोनों नर्सिंग होम में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा दैनिक रोजगार भी यहाँ से आता है, दैनिक रोजगार हमारा अच्छा है। विवाह होने के बाद से मेरे पति का मेरा बहुत राइज हुआ है। हम पहले एक छोटा क्लिनिक चलाते थे, आज हम एक बड़ा नर्सिंग होम चला रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें हमारी पद प्राप्ति भी है, हम बड़े लेवल्स पे आए। हमने मकान खरीदा, कमर्शियल सेंटर खरीदा, हमने सब कुछ अच्छा किया। दूसरा, पब्लिक में हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पब्लिक की इमेज भी 7th से देखी जाती है, तो ये बात बोलेगी। अब यहाँ पे उसी मंगल को देखना है। वो मंगल जो है नवमांश में कहाँ पे है? कहाँ पे है नवमांश में? 10th हाउस में। 10th हाउस में। सो क्या बोलेंगी ना, एडुकेटेड है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, स्किल्ड और पर्सन है। लाइवलीहुड बहुत अच्छा। शादी के बाद जॉब अच्छा हो गया है। हाँ, लाइवलीहुड हमारी अच्छी है। कहने का मतलब है कि हमारी जब शादी हुई थी तो वो रेजिडेंट डॉक्टर थे। रेजिडेंट डॉक्टर की तो बहुत थोड़ी सैलरी होती है। आज वो एम्पावर्ड हैं, वो अपने स्पेशलाइज फील्ड में बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। बहुत उनके वहां पे बॉलीवुड से लोग आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने। उनका जो है बहुत मान सम्मान है। गोविंदा का उन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस भी अपने पति को पसंद करेगी, उसकी प्रशंसा करेगी, उसको हमेशा समझाएगी कि हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस, हाउ टू डू बेटर बिजनेस फ्रॉम द सेम नर्सिंग होम, how we can have 2 nursing homes, how he can be a visiting faculty in Medanta or Artemis or any other place. समझ रहे हो बात को? और किस तरह से इंस्टाग्राम में हम लोग इसको प्रमोट करें,
किस तरह से हम इसको फेसबुक में प्रमोट करें, ये समझ गए। अब देखो, अब ये पत्नी जो है, ये पत्नी वाला प्लेनेट देखा जाएगा कहाँ गया है। पत्नी वाला प्लेनेट जो है कुटुंब भाव में गया है, धन भाव में गया है, वो तो नवमांश में। सबसे पहले हमें देखना है पत्नी वाला ग्रह कहाँ गया है, D9 D1 के 7th हाउस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरी पत्नी जो है कंपेनियन है, वही बात बोलेगा जो बात उसकी पत्नी बोल रही है। वो कहेगा मेरी पत्नी जो है बहुत अच्छी कंपेनियन है, मेरी पद प्राप्ति हुई है, मैं जब से जो है मेरी शादी भी है, मेरा ग्रोथ हुआ है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर भी है नर्सिंग होम में, वो उसकी वजह से पब्लिक में हमारी इमेज बहुत अच्छी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग में वो बहुत अच्छी है, तो हमारे को स्टार रेटिंग इन सब में प्रमोट करती है। आज इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक सब जगह मेरी पत्नी जो है उसको हैंडल कर रही है, तो हमारा बिजनेस जो है प्रोपोर्शनेटली हमारा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे वो चला गया धन भाव में, कुटुंब भाव में, तो उसका मतलब विद इन 4 वॉल्स भी एक दूसरे को ये कहेंगे वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ ए कुटुंब। हम दोनों जो है वी आर लकी दैट वी गॉट मैरिड, so we are forming into a kutum or a family, so we are very good as the family companions। अब समझ में आ गई बात? हाँ अंजलि बोलिए। सर मैरिज के पहले तो D9 चार्ट एक्टिवेट नहीं होगा ना, मैरिज की बात चलेगी या मैरिज होगी तब एक्टिव होगा? ये बोलो कि पिछली वाली मैंने दोनों तीनों वीडियो नहीं देखी अंजलि, पहले सर मैं तो रोज ही आ रही हूँ, देख ही रही हूँ, बट इन माय केस घर में नहीं देखी, घर में नहीं देखी, 11 हाउस वाली घर में नहीं देखी। घर में देखी होती हाँ, तो ये घर में नहीं क्वेश्चन, देखी सर। हाँ ये रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछते। इसके पहले भी तृप्ति या किसी दूसरे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि D1 चार्ट क्या 30 के बाद, मैरिज के बाद ही देखा जाता है। मैंने बताया था कि मैरिज चार्ट फ्रॉम द डे 1 देखा जाता है, ये प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ के लिए, प्लैनेट्स और भावों के, प्लैनेट और भावों के स्ट्रेंथ को देखने के लिए, प्लैनेट और भावों के स्ट्रेंथ को देखने के लिए इसे हमेशा देखा जाता है, हर समय देखा जाता है। एक क्वेश्चन है, अब मेरे चार्ट में 11 हाउस से D1 स्टार्ट हुआ है, मतलब एरीज से स्टार्ट हुआ है। 11 हाउस में एरीज है मेरा, और वो D9 में फर्स्ट हाउस में है। तो एज पर द लर्निंग आपने जो बताया लग्जरियस होगी, ये वो बताएगा स्पाउस, लेकिन सर ऐसा तो एक मिनट रियलिटी में रुको यार, बैकग्राउंड सब क्लोज करूं पहले मैं, एक मिनट रुको। अब अपना अनम्यूट करके बोलो, सारे लोग बोले जा रहे हैं। 11 हाउस से लाभ भाव देखा, ऑन करो अपना, म्यूट कर, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ सर 11 हाउस से मेरा स्टार्ट हुआ है, मतलब D9 में फर्स्ट हाउस 11 हाउस से स्टार्ट हुआ है। लगन कुंडली मिथुन है जी, और D9 में कौन सी कुंडली है? एरीज। 11th हाउस वहां पे राइज हो रहा है। 11th हाउस राइज होने का मतलब क्या हुआ? 11th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सर वही बताया ना कि वॉक देखते हैं, लग्जरी कितनी है, एक्स्ट्रा जो भी है, कार्स, जो भी लग्जूरियस चीजें हैं। हाँ लग्जूरियस चीजें हैं। स्किल सेट्स भी देखते हैं, एक्वायरिंग स्किल सेट्स। एक आदमी को नॉलेज एक्वायर करना और स्किल सेट एक्वायर करना, तो उसका मतलब जब वो नवमांश में 11th हाउस राइज कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति उसके प्रति बहुत उत्सुक होगा नई नई चीजों को लर्न करने के प्रति, और उनमें महारत हासिल करेगा। तो वो अच्छा एजुकेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बड़ी गाड़ियां उसको अच्छी लगेंगी, बड़े मकान, पैलेसियल हाउसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह अच्छे लगेंगे। तो कहने का मतलब है ना कि यू आर मिडिल क्लास बट यू हैव स्किल सेट्स। वो हर चीज, हर एरिया में थोड़े कोई आदमी बढ़ जाता है, एक एक एरिया विशेष में उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर और एक क्वेश्चन है, सर उस दिन बात की थी रेट्रोग्रेड के बारे में, किसने पूछा था, आपने एस्ट्रो पाठशाला का बताया था, तो उसमें मैंने जब वो वीडियो देखा सर, वीडियो नहीं है बाबा। वहां पे एक मैंने कहा था लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल। उसके अंदर सारे स्टडी मटेरियल मेरे ही नोट्स हैं। उनमें स्टडी मटेरियल को जब क्लिक करोगे तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट वाला आ जाएगा।
Okay, sir. Then I will see the study material. अच्छा सर आपने मेरी देखिए कुंडली में वेनस बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो रेट्रोग्रेड है और 5 हाउस में भी बैठा है और उसका उच्चका भी है और D9 में बिल्कुल भी उच्चका नहीं है सर, तब तो वेनस पिट गया। उच्च वीनस 5th हाउस में उच्च का कैसे हो जाएगा मिथुन लगन की कुंडली में? नहीं 5th हाउस में है वीनस की राशि और उसके बाद तुला। पाइसेस में उच्चका हो गया, लेकिन D9 में उच्चका नहीं है, वो तो एक्यूरेस के साथ बैठा है सर। उस हिसाब से तो वीनस का काम 0 हो गया। नहीं, एक्वेरियस भी मित्र की राशि में है, शनि की राशि में, जी लाभ में बैठ गया। लाभ में बैठना तो बहुत अच्छा है। अगर एक्वेरियस का, अगर मेष लगन का अगर नवमांशा है तो मेष जी लगन के नवमांशा में वो 11th हाउस में एक्वेरियस पड़ती है, यानी गेन के हाउस में आ गया। गेन के जी हाउस में आने का मतलब है कि वो गेनफुल बनाएगा। अनया बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि सर अगर वही जैसे हमारा नवमांशा का लग्न है वो तीसरे भाव में उदित हो रहा है, तो मतलब जो आपने बताया था वही जो है स्ट्रगल वगैरह काफी बढ़ा देता है शादी के बाद। मैंने ये कहा जैसे D9 की जो कुंडली है वो 5 नंबर की है, सिंह की कुंडली है ना, सिंह लगन की, तो तीसरा भाव क्या हुआ? तुला। तो तुला का नवमांश है क्या? हाँ जी। नवमांश किसका है? तुला राशि, तुला लगन का है। हाँ जी, तुला तुला लग्न। हाँ, तो जब 3rd हाउस का नवमांश होगा तो पति पत्नी दोनों मेहनती होंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन झगड़ा भी करेंगे, आर्गुमेंट भी करेंगे, तो साथ में कुछ नया काम भी करेंगे। वो इनिशिएटिव एंटरप्राइजिंग का हाउस माना जाता है। दोनों मिलके कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से नया काम दिखा जाता है। उसी अलावा सर 3rd हाउस से झगड़ा भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। सर आर्ग्यूमेंट तो होता है सर, अब ऐसे तो नॉर्मल छोटा मोटा ही होता है वो तो, अब ऐसे साल 6 महीने में तो एक आध बड़ा तो हर किसी का हो जाता है, बाकी वैसे तो फिर चिंता की क्या बात है? तो 3rd तो हाउस चिंता के, नहीं कर रही मैं, आपसे तो इसका पूछ रही हूँ मतलब कि इसका 3rd मतलब। हाउस को, एक मिनट सुनो, सर जिसका ना होता हो वो क्या करे, जिसका है ही तो नहीं। जिसका 3rd हाउस का, वो पड़ोसन के पति से कर ले। ठीक कह रहे हो। थर्ड हाउस का देखो, 3rd हाउस का एंटरप्राइजिंग होना भी होता है, इनिशिएटिव भी होता है। अगर वो झगड़ा नहीं करा रहा है तो राइटिंग वर्क करा सकता है। गुरुजी मैंने ये पूछना था कि ये आपने मतलब वर्गोत्तम ग्रह बताए हैं कि भाई उच्च का है, नीच का है, या सम राशि का है, या स्वयं राशि का वर्गोत्तम। एक भाव वर्गोत्तम भी होता है, तो वो भी करवाएंगे? नहीं जी, भाव वर्गोत्तम वाला जो होता है, मेरी बात सुनिए, भाव वर्गोत्तम के ऊपर ना मॉडर्न राइटर्स ने लिखा है। क्लासिकल टेक्स्ट में भाव वर्गोत्तम के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है। जो भाव वर्गोत्तम होता है उसमें जो मॉडर्न राइटर्स हैं जैसे भोजराज द्विवेदी वगैरह, वो ये कहते हैं कि ग्रह जिस भाव में D1 में बैठा है उसी भाव में अगर D9 में भी बैठा हो तो उसे भाव वर्गोत्तम कहते हैं। लेकिन जो भाव वर्गोत्तम होता है ना, उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता। जैसे मेरा जो गुरु है, वो गुरु मेरा 9th हाउस का धनु राशि का है, लेकिन मेष राशि का वो 9वें भाव का है D9 में, तो भाव वर्गोत्तम है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैं तो बहुत ही मॉडर्न मॉडर्निटी वाला आदमी हूँ, मैं तो बहुत मॉडर्न आदमी हूँ। अगर वो भाव वर्गोत्तम, अगर ये धनु का ही अगर वर्गोत्तम होता अगर मेरा गुरु, तो मैं जो है आपके सामने धोती कुर्ता पहन के बैठा होता, एक मेरे माला लटका के बैठा होता, एक तिलक लगा के बैठा होता। क्योंकि गुरु जब वर्गोत्तम हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रवज्य योग में आ जाता है, यानी कि वो फिर पूरी तरह से वो हो जाता है, विमुख हो जाता है मटेरियल लाइफ से, विमुख हो जाता है मटेरियल लाइफ से, और वो फिर पूरी तरह से उसमें चला जाता है, मेंडिकेंट बन जाता है, हर्मिट बन जाता है। यानी कहने का मतलब उसका उसका पूरी तरह से विमोह हो जाता है पैसे से, इन सब से। ये है। तो मेरा जो चूंकि D1 के अंदर है, तो D1 के होने की वजह से क्या है कि मैं होम हवन काफी कराता हूँ, और पंडित जी, सुनील पंडित जी से ही मैं कम से कम 4-5 लाख की साल की पूजाएं कराता रहता हूँ, हवन वगैरह कराता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मैं जो है
उतना आप कहें कि मैं रिलीजियस हूँ तो मैं उतना रिलीजियस नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ ये भजन कीर्तन जो है इनमें बिलीव करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। दूसरा मेरा बिलीव जो मेन है वो वैदिक मंत्रों में है, वो मैं आउटसोर्स करता हूँ। फिर मैं आउटसोर्स क्यों करता? वैदिक मंत्र तो मुझे आते हैं, फिर तो मैं खुद ही कर लेता। लेकिन खुद करने के बदले मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता हूँ नोट्स बनाने में, उस टाइम को मैं यूटिलाइज करता हूँ हॉलीवुड की मूवीज देखने में, कोई क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ने में, कोई और जो है, जैसे मैं आजकल स्पाई क्रॉनिकल पढ़ रहा हूँ, तो जो कि रॉ के ऊपर लिखी हुई किताब है। तो ये सब, इन सब के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैं खुद नहीं करता उतने मन। ये भाव वर्गोत्तम होने का कोई फायदा मुझे नहीं हुआ, लेकिन अगर वो राशि वर्गोत्तम होगा तो इसीलिए जो भाव वर्गोत्तम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट मॉडर्न कुछ राइटर्स ने लिखा है, जैसे भोजराज द्विवेदी वगैरह ने, उसका उतना कोई फल नहीं मिला। लेकिन राशि वर्गोत्तम का तो मेरा फल है ना, तो मेरा मिथुन का है, वहां पे भी, यहाँ पे मिथुन का है। तो बुद्ध ने मुझे वाचाल बनाया ना, बोलने वाला बनाया, बुद्ध ने मुझे वक्ता बनाया, और मैं इतना जल्दी जल्दी बोलता हूँ, इतना लंबा बोलता हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन देता हूँ।